हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यापारी का व्यापार प्रारंभ और समापन किसके द्वारा होता है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, द कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ अ मर्चेंट ट्रेड इज, यानी कि कभी सोल ट्रेड मर्चेंट ट्रेड का कमेंसमेंट होता है, यानी उसको प्रारंभ करते हैं, और जब उसको हम टर्मिनेट करते हैं तो वो किसके द्वारा होगा? व्यापारी द्वारा यानी कि ट्रेडर द्वारा, बाय नो रेजोल्यूशन यानी बिना अधिनियम द्वारा, बाय गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा, या बाय लॉ। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, व्यापारी द्वारा। एकांकी व्यापारी जब भी अपने व्यापार को स्टैब्लिश करेगा या फिर उस अपने बिजनेस को बंद करेगा, जिसको हम बोलते हैं बाइंड अप या फिर टर्मिनेट करेगा, तो फ्रेंड्स ये उसकी खुद की मर्जी होगी। उसे किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई लॉ हो, क्योंकि वो उसका खुद का बिजनेस है। कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। उसके सारे रिस्क, उसके सारे प्रॉफिट उसके ही हैं, तो सारे डिसीजंस भी वो खुद लेगा। उसका जब मन करेगा, जहाँ मन करेगा वो वहां पर उसको स्टैब्लिश कर सकता है, और उसको अगर मन करेगा कि वो इसको क्लोज कर दे, अपने बिजनेस को वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो कभी भी उसको क्लोज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी व्यापारी समस्त संपत्तियों को स्वामी होता है और सारा जोखिम उठाता है, यह कथन किसका है? यानी कि सिंगल ट्रेडर इज द ओनर ऑफ ऑल असेट्स एंड टेकल ऑल रिस्क, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ऑप्शंस हैं L.H. हेने, चार्ल्स एस टिपेट्स, सी ऑप्शन है C.W. गेस्टनबर्ग, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स, ये किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये दिया गया था C.W. गेस्टनबर्ग के द्वारा। फ्रेंड्स, इस तरह के स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चंस आपके में पूछे जा सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको उसका रिवीजन जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी व्यापार का पंजीयन होता है। पंजीयन का मतलब फ्रेंड्स यहाँ रजिस्ट्रेशन से है, तो एकांकी व्यापार यानी सोल ट्रेड का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा? अनिवार्य यानी जिसको मैंडेटरी बोलते हैं, सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा, आवश्यक नेसेसरी, आवश्यक नहीं यानी नॉट नेसेसरी। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, सरकार जो सोल ट्रेड जो होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि वो खुद उसकी सारे चीज़ों को वेयर करेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उसको खुद वेयर करने हैं, तो उसको पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होती है। वो उसका खुद का बिजनेस है, कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसे किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज की भी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, साझेदारी फर्म को चला सकता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म रन बाय ए, सभी साझेदार यानी ऑल पार्टनर्स, वन और ऑल पार्टनर्स, सी ऑप्शन है एनी वन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, साझेदारी फर्म को कोई एक पार्टनर चला सकता है या सभी पार्टनर चला सकते हैं। ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि उन लोगों ने अपने बीच में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, किस तरह की कंडीशंस लगाई हैं। तो कोई एक पर्सन या तो उस बिजनेस को चला सकता है, या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे उस बिजनेस को चला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना होता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना क्या है? आवश्यक, मैंडेटरी, स्टैट्यूटरी या फिर इलीगल? फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, नेसेसरी और मैंडेटरी में बहुत डिफरेंस है। नेसेसरी का मतलब होता है कि आवश्यक है, यानी कि आपको जो भी बेनिफिट मिलेंगे तो इस पर्पज से आपको आवश्यक होता है कि आप करा लो। लेकिन मैंडेटरी में ये है कि आपको 100% गवर्नमेंट की ये प्रोविजन है कि आपको कराना ही है, अगर आप नहीं कराओगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंडेटरी और नेसेसरी में बहुत डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ठीक से आंसर दीजिएगा, इसलिए मैंने इस दो ऑप्शंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आवश्यक। फ्रेंड्स, इसका पंजीयन कराना आवश्यक होता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है। डिपेंड करता है कि वो कराता है या नहीं। अगर वो कराएगा तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से, तो वो उसको लेने के लिए लायबल होगा। अगर वो उसको नहीं मिलेंगे, अगर वो नहीं कराता है, तो वो किसी बेनिफिट के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी द्वारा अपने हित का हस्तांतरण किया जा सकता है, यानी कि अ पार्टनर ट्रांसफर देयर राइट्स, एक पार्टनर अपने राइट्स को ट्रांसफर कर सकता है अपनी मर्जी से
सभी साझेदारों की स्वीकृति से, बहुमत से या सरकार की आज्ञा से। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सभी साझेदारों की स्वीकृति से। वो अभी अपनी मर्जी से कभी नहीं करा सकता, ना ही बहुमत से करा सकता कि ये सोचें कि मेजोरिटी मिल गई है और वो ट्रांसफर कर देगा, नहीं। अगर बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई एक पर्सन भी नहीं एग्री होता तो वहाँ पे वो अपने ट्रांसफर नहीं कर सकता। ईच एंड एवरी पर्सन को वहाँ पे अपनी देनी पड़ेगी कंसेंट कि हाँ वो एग्री हैं, तब वो ट्रांसफर कर सकता है। और इसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत तो होती नहीं है, सिर्फ इसमें आपको जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनसे आपकी परमिशन की जरूरत होती है। अगर सभी लोग एग्री हो जाते हैं तो अपने ट्रांसफर को कोई भी पार्टनर ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त कंपनी में संचालकों को संयुक्त रूप से कहते हैं, यानी कि इन दी जॉइंट कंपनी दी ऑपरेटर्स आर जॉइंटली कॉल्ड कमेटी, बोर्ड, मैनेजमेंट या जॉइंट कंपनी। तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बोर्ड। जब जो मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, जिनको हम संचालक या ऑपरेटर बोलते हैं, तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं। और ये जो पब्लिक होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके द्वारा ही ये अपॉइंट किए जाते हैं मेजोरिटी से, और ये उनके बिहाफ पर काम करते हैं, यानी कि इनको हम एक तरह से उनका शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूंजी वाली कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से होता है, यानी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, कैपिटल कंपनी कम्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। डिफरेंट होती है, एक ही होती है, कम होती है या अधिक होती है। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ए, डिफरेंट। एक पूंजी वाली कंपनी का अपने सदस्यों से बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसकी अलग एंटिटी होती है, उसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, वो हर चीज में अपने सदस्यों से अलग होती है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, साझेदारों के आपसी अधिकार और कर्तव्य तय किए जाते हैं, यानी कि पार्टनर डिसाइडेड्स ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब पार्टनर्स के सभी राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ पर डिसाइड की जाती हैं। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पार्टनरशिप, जिसे हम साझेदारी संलेख भी बोलते हैं। हर पार्टनरशिप फर्म को एक पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उनको टेबल ए फॉलो करनी होती है, जिसमें सभी चीज मेंशंस होती हैं। तो वैसे तो हर कंपनी अपनी एक अलग पार्टनरशिप डीड बनाती है, लेकिन अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में वो अपने टेबल ए को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, प्रधान और अभिकर्ता का संबंध होता है, यानी कि ओनर और एजेंट का रिलेशन क्या होता है, किस में होता है। सोल ट्रेड में, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी संगठन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है साझेदारी संगठन। साझेदारी संगठन के अंदर पार्टनर, ओनर और एजेंट का रिलेशन होता है, जिसमें कि एजेंट जो होते हैं वो उनके पार्टनर्स कहलाते हैं और पार्टनरशिप फर्म ओनर की तरह काम करती है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट, या नो वन, यानी कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 3, साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट इसलिए है क्योंकि व्यवसाय अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। और आर्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अपनी एक क्रिएटिविटी होती है कि आप बिजनेस को किस तरह से रन करेंगे, या फिर उसके लिए किस तरह के मैथड्स या फिर प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे। तो ये अपनी एक क्रिएटिविटी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र निम्न की शाखा है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग। ए, परंपरागत अर्थशास्त्र यानी कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स, बी साइंस, सी आर्ट, या डी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र अध्ययन करता है केवल, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है।
इकोनॉमिक इवेंट्स की, नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स की, बोथ ऑफ दीज, या नो वन। तो आपको बताना है कि अगर आपने फ्रेंड्स अर्थशास्त्र पढ़ा होगा अपने इंटर में, तो आपको पता चला होगा कि उसके अंदर आपने किस किस एस्पेक्ट्स की चीजों को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है दोनों। आपने उसके अंदर इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, नॉन इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं बिहेवियरल टर्म्स में। आपने मॉनेटरी टर्म्स एज वेल एज बिहेवियरल टर्म्स के जो भी इवेंट्स होते हैं उनको डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंग आपने वर्किंग कंडीशंस देखी थी, ग्रोथ रेट देखी होगी, नेशनल इनकम देखी होगी। तो उसमें पूरी इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिकल दोनों इवेंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है निर्णय है, यानी द डिसीजन इज ए अ मैनेजरियल वर्क, बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सी अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स, डिसीजन जो होता है वो किस तरह का कार्य है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4, यानी ऑल ऑफ दी अबव। एक निर्णय में मैनेजरियल वर्क भी आता है, क्योंकि इसके अंदर आप सारे मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है वो आप अडॉप्ट करते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी चीज में आप डिसीजन लेंगे तो वो ये नहीं है कि आपका डिसीजन जो है वो आज ही फिनिश हो गया। आपको कल किसी और पर्पज से डिसीजन लेना होगा, किसी और काम को लेकर डिसीजन लेना होगा। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि आपका ऑल ओवर द टाइम चलता रहता है। नेक्स्ट है एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो एक डिसीजन जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आप किसी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसी भी तरह के डिसीजन लोगे तो आप में उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो है वो यूज होगी। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सभी निर्णय होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, सभी निर्णय किस तरह के होते हैं। ऑल डिसीजंस आर मेड ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या इंस्ट्रक्शनल। तो बताइए फ्रेंड्स, किस तरह के डिसीजंस होते हैं। इसका राइट आंसर है 3, जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो डिसीजंस जो होते हैं सिर्फ पॉजिटिवली नहीं होते, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेगेटिव डिसीजंस ही सारे लिए जाते हैं। हमारे जो बिजनेस में डिसीजंस लिए जाते हैं वो पॉजिटिव साथ ही साथ नेगेटिव भी लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारा लॉस है, लेकिन फिर भी हमें वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम उस डिसीजन को नहीं लेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि जहां जितना हमें लॉस दिखाई देता है वहां प्रॉफिट भी उतना ही होता है। तो कुछ इसी तरह की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि वहां पर हमें पॉजिटिव भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कहीं हमें नेगेटिव डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है मांग पूर्वानुमान का आशय, यानी द डिमांड फोरकास्ट इज। तो बताइए फ्रेंड, डिमांड फोरकास्ट क्या है। एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल है, करंट सेल एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ पास्ट सेल है, या फिर नाइदर ऑफ द अबव है। तो हमारी एक डिमांड फोरकास्ट क्या है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल। डिमांड फोरकास्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कितनी होगी। तो वो डायरेक्टली हमारी सेल पर डिपेंड करती है। तो जिससे क्या होगा कि हम अपनी सेल देख पाएंगे कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल होने वाली है। तो उस अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी जो भी प्रोसेसिंग है या फिर रॉ मटेरियल की परचेजिंग है वो सारे डिसीजंस हम ले पाएंगे। तो डिमांड फोरकास्ट में हमारी फ्यूचर सेल्स की एनालिसिस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग की लोच एक कथन है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ स्टेटमेंट। ये किस तरह का स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, कॉन्सिक्वेंटल स्टेटमेंट है, बोथ ऑफ द अबव है, या नाइदर ऑफ द अबव है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कॉन्सिक्वेंटल स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम डिमांड, अगर हम आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हमें वहां पे पता चलता है कि जब भी हमारे प्राइस में किसी भी तरह के कोई चेंजेस होंगे तो हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो हमें एक परिणाम बताता है। तो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक तरह से हमारा एक कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है मांग की लोच प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स, मांग की लोच हमारी किससे प्रभावित होती है। नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट से, बायर्स ग्रुप से, वैल्यू ऑफ द फर्म से, या फिर ऑल ऑफ द अबव से। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, मांग की जो लोच है यानी डिमांड जो है हमारी वो डिपेंड करती है हमारी नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हमारे प्रोडक्ट है वो किस तरह का है।
ठीक है। और साथ ही साथ बायर्स ग्रुप पे भी, अगर किसी मार्केट में बायर्स उस पर्टिकुलर एरिया में कम है तो वहां पे हमारी डिमांड क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट को अपने इस तरह से उस मार्केट में सेल कर रहे हैं जहाँ पे बायर्स बहुत हैं, तो वहां पे क्या होगी, ऑफ कोर्स हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ वस्तु का मूल्य, अगर हमारे प्राइस जो हैं किसी भी प्रोडक्ट के वो इस तरह के हैं कि जिस भी एरिया में हम उसको सेल कर रहे हैं वहाँ पे वो अफोर्डेबल है, हर पर्सन उसको अफोर्ड कर सकता है, तो ऑफ कोर्स हमारे वहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत हाई रख दी है तो किसी कोई भी पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे क्या होगी, डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। नेक्स्ट है पूर्ति से आशय है, यानी सप्लाई मीन, सप्लाई का मतलब क्या होता है, उत्पादित माल की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट या स्टॉक ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल, या फिर द सम ऑफ द प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेड गुड्स। तो बताइए फ्रेंड्स, पूर्ति यानी सप्लाई से आपका क्या आशय है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल। जो भी हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी तभी तो हम उसको सप्लाई कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास किसी प्रोडक्ट की सेल करने के लिए जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है तो वो हमारी सप्लाई को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन की पूर्ति निर्भर करती है, यानी कृषि उत्पादन की जो पूर्ति है वो किस पे निर्भर करती है, नेचुरल कॉजेस, टैक्स ट्रीटी पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे माइंड में यहाँ पे घूमेंगी कि इसका क्या आंसर हो सकता है, लेकिन हमें इन 4 ऑप्शंस में से डिफाइन करना है कि कौन सा आंसर जो है वो हमें ज्यादा लगता है कि ये हाँ ये हो सकता है। देखिए, टैक्स ट्रीटी पॉलिसी बिल्कुल नहीं हो सकती। तकनीकी विकास, विकास ये डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो तकनीकी विकास से हमारे डिपेंड करेगी। वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स ये भी हम नहीं बोल सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज से हमारी जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है। क्योंकि जिस तरह का हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, अगर उस तरह का हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है, नेचुरल कॉजेज वहां पे बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम उसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो नेचुरल कॉजेज हैं वो हमारे ज्यादा निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है पूर्ति के नियम का आशय, यानी लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ ऑफ द अबव, या नाइदर ऑफ द अबव। तो पूर्ति के नियम का क्या आशय है, तो फ्रेंड्स पूर्ति के नियम का यहाँ पर आशय है क्वालिटेटिव, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है करेक्ट। नेक्स्ट है सम विच्छेद बिंदु से क्या आशय है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर बी प्रॉफिट एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, सी लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर 4 नाइदर ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है प्रोडक्शन और सेल्स लेवल पर। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बताता है जहां पर ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य की कमी से क्या प्रभावित होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस रिडक्शन। ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, बी सिक्योरिटी लिमिट, सी कंट्रीब्यूशन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के मूल्य को कम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा नहीं हो सकता, ना ही हमारा सिक्योरिटी लिमिट हो सकती है, अंशदान कंट्रीब्यूशन भी हमारा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये सारे पॉइंट को हम इंक्लूड करना पड़ेगा, सिर्फ एक पॉइंट को लेकर नहीं बोल सकते कि इस पे डिपेंड करेगा या फिर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे ही पॉइंट हमारे जो प्राइस का जो मूल्य डाउन होगा उस पर इम्पैक्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्री सहायता करता है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू इंक्रीज प्रॉफिट, टू इंक्रीज लॉसेस, ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि हम जब भी किसी बिजनेस को करते हैं तो वो बात अलग है कि अब आज जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव बन गया है वो हो गया है फर्स्ट सर्विस सेकंड प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल फिर भी हम प्रॉफिट की ही बात करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसकी फॉर्म जब भी वो इस्टेब्लिश कर रहा है
क्योंकि सबको पता होता है कि इस्टेब्लिश टाइम में ही हम प्रॉफिट लेके नहीं चल सकते, क्योंकि नई नई फॉर्म है, उसको मार्केट में इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा, गुडविल बनाने में टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी वो ये एक्सपेक्ट करता है उसको फर्स्ट ईयर से ही प्रॉफिट हो। तो अर्थशास्त्री की सहायता वो लेता है। तो अर्थशास्त्री क्या हेल्प करेगा, हमारे लाभ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। वो इस तरह की प्लानिंग करेगा, उसी तरह के वो सारी प्रोसेसिंग करवाएगा बिजनेस में, जिससे कि प्रॉफिट हो। तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, जो कि है लाभों को बढ़ाने में। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो का। व्यवसायिक अर्थशास्त्री उत्तरदायी होता है, यानी बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति? समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उपरोक्त दोनों के प्रति, या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, जो कि है उपरोक्त दोनों के प्रति। क्योंकि एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट को प्लानिंग करनी पड़ती है, समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जो जिस भी एरिया में वो काम कर रहा है, उस एरिया के लोगों को उसे लिटरेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट के प्राइस रखने पड़ेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस तरह से काम करना पड़ेगा कि वो जो हमारा जो राष्ट्र है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? आपके कितने आंसर्स करेक्ट रहे? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी या सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।